अगर किसी इंसान को धीरे धीरे जहर दिया जाए, इतना धीरे कि उसे खुद भी पता न चले, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। अब इसी को एक इमारत के लिए सोचिए, आगरा की उस इमारत के बारे में जिसे पूरी दुनिया प्यार से देखती है, जिसकी तस्वीरें करोड़ों फोनों में कैद है, जो भारत की पहचान है, ताजमहल। वो आज जहर खा रहा है, हर दिन हर रात चुपचाप, और जहर देने वाला कोई दुश्मन नहीं, हम खुद है। अब जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप अपना मोबाइल खोले तो हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर हो, ताजमहल का एक हिस्सा ढह गया, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, असली सवाल ये है क्या ये प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, और अगर हाँ तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नेचर, गवर्नमेंट या हम खुद? चलिए आगे डिटेल से समझते हैं। साल 1631 की बात है। मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां की सबसे चहेती बेगम मुमताज महल इस दुनिया से चली गई। कहते हैं उस रात शाहजहां की आंखें बंद नहीं हुई, और उस दर्द से जो सपना जन्मा वो 1632 में जमीन पर उतरना शुरू हुआ। हजारों कारीगर, 22 साल राजस्थान के मकराने से लाया गया सफेद संगमरमर, और 1653 में दुनिया के सामने आया वो चमत्कार जिसे दुनिया आज ताजमहल कहती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर माना, दुनिया के 7 अजूबों में जगह मिली। हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग देखने आते हैं, लेकिन जो चीज़ आंखें नहीं देख पाती वो है संगमरमर के भीतर चल रही खामोश तबाही। सालें बीतती गई, आया 1980 का दशक। आगरा बदल रहा था। चमड़े का कारोबार, जूतों की फैक्ट्रियाँ, केमिकल्स के कारखाने सैकड़ों की तादाद में। इन सब में जलता था कोयला, और उस कोयले का धुआं सीधा उठता था आसमान में, और आसमान से उतरता था ताज की सफेद दीवारों पर। अब चलते थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये नाम अजीब लगते हैं, लेकिन इनका काम बहुत साफ है। ये संगमरमर को खाते हैं। संगमरमर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मॉइस्चर यानी नमी से मिलता है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। वो एसिड जब संगमरमर पर गिरता है तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर बनता है कैल्शियम सल्फेट, एक ऐसा सॉफ्ट बुरबुरा केमिकल सब्सटेंस जो धीरे धीरे जड़ता जाता है। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया मार्बल कैंसर, और ये कैंसर ताज को लग चुका है। एक वक्त था जब यमुना ताजमहल का आईना थी। शाहजहां उसमें ताज का प्रतिबिंब निहारता था। आज वही यमुना ताज की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आगरा शहर में लगभग 90 बड़े नाले हैं। ये सभी सीधे यमुना नदी में गिरते हैं। इनमें से करीब 65 नाले बिना किसी सफाई के गंदा पानी छोड़ते हैं। मतलब घरों का सीवेज, फैक्ट्रियों का कचरा, चमड़े के कारखानों का जहरीला पानी और केमिकल वेस्ट, ये सब कुछ बिना रोके सीधे नदी में। नदी पहले से ही आगे से गंदी होकर आती है, और आगरा में आते आते नदी एक बड़ा खुला गंदा नाला बन जाती है। जब इतना कचरा पानी में जमा होता है तो वो सड़ने लगता है, और सड़ते हुए पानी से निकलती है एक खतरनाक गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस हवा में घुलती है, धीरे धीरे ऊपर उठती है और बहते हुए ताजमहल तक पहुंच जाती है। फिर चुपचाप संगमरमर पर हमला शुरू कर देती है। कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस धीरे धीरे नुकसान। अब आता है एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। यमुना के गंदे पानी में पैदा होती है एक छोटी सी मक्खी, कायरोनोमस। ये मक्खी नदी से उड़कर ताज तक आती है, उसकी दीवारों पर बैठती है और वहाँ अपनी गंदगी छोड़ जाती है। ये बायोलॉजिकल वेस्ट आंखों से दिखता भी नहीं है, लेकिन असर बहुत खतरनाक। उस छोटे से वेस्ट से फंगस, काई, शैवाल पैदा होने लगते हैं, धीरे धीरे ताज की सफेद दीवारों पर। हरे और बुरे धब्बे फैल जाते हैं। ये पहले छोटे लेवल पर, फिर बड़े लेवल पर, फिर पूरी दीवार पर दिखने लग जाते हैं, और इन्हें देखकर दुनिया कहती है ताज पीला पड़ रहा है। रियलिटी में वो बीमार हो रहा है। इन दागों को हटाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एक खास तरीका अपनाती है, मिट्टी का लेप। इसमें खास मिट्टी लगाई जाती है ताज की दीवारों पर, घंटों सुखाया जाता है, फिर धोया जाता है। इस काम में लाखों रुपए खर्च होते हैं, महीनों लग जाते हैं, और कुछ समय के लिए ताज फिर से सफेद दिखने लगता है। लेकिन ये सिर्फ मेकअप का इलाज नहीं, क्योंकि यमुना अब भी गंदी है, नाले गिर रही है, मक्खियां अब भी पैदा हो रही है, गैस अब भी बन रही है। तो कुछ महीने बाद फिर वही दाग, फिर वही धब्बे, और फिर से वही चिंता। इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, हम ताज को साफ करते हैं लेकिन यमुना को नहीं। इसका मतलब हम लक्षण मिटाते, बीमारी नहीं। एक और डरावनी बात, ताजमहल की नींव संगमरमर की नहीं, लकड़ी की है। उस समय यमुना के किनारे की जमीन बहुत नरम थी, रेतीली, गिल्ली, पानी से भरी हुई। ऐसी जमीन पर सीधे पत्थर टिक ही नहीं सकता। इसलिए उस टाइम के इंजीनियरों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने जमीन के अंदर हजारों मोटे लकड़ी के खंभे गाड़ दिए। इन लकड़ियों के ऊपर पत्थर रखा गया, फिर ईंट, और लास्ट में संगमरमर। यानी ताजमहल की असली जड़ें पत्थर नहीं, लकड़ी है। अब फिर से थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। लकड़ी जब हमेशा पानी में डूबी रहती है वो सुरक्षित रहती है। अगर पानी में ना हो तो वो सूख जाती है और सड़ने लगती है। पुराने जमाने में यमुना में हमेशा पानी रहता था, जमीन के नीचे नमी बनी रहती थी, इससे लकड़ियां गीली रहती थी। टाइम बदला, नदी पर बांध बने, नहरें बनी, शहर बढ़े, पानी का यूज ज्यादा होने लगा। इससे यमुना का बहाव कम होता गया, वाटर लेवल नीचे गिरता गया।
जो नदी कभी ताज को जिंदा रखती थी वो खुद कमजोर होने लगी। जैसे ही पानी नीचे गया, नींव की कुछ लकड़ियां सूखने लगी और ये सबसे डरावनी शुरुआत थी। इससे लकड़ी सिकुड़ने लगी, कमजोर होने लगी। बाहर से कुछ नहीं दिखता, कोई दरार नहीं, कोई गिरावट नहीं, लेकिन अंदर ताज की जड़ें कमजोर होने लगी थी। इमारत का शरीर ऊपर होता है लेकिन उसकी आत्मा नीचे, और ताज की आत्मा उसकी नींव है। जब नींव कमजोर होती है, दीवारों पर प्रेशर बढ़ता है, पत्थरों में तनाव आता है, छोटे छोटे क्रैक बनते हैं, इससे बैलेंस बिगड़ता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये सालों तक चुपचाप चलता है, बिल्कुल किसी बीमारी की तरह। आज ताजमहल के साथ दो तरह से लड़ाई चल रही है। ऊपर से गैस, प्रदूषण, फंगस, दाग, नीचे से सूखती लकड़ी, गिरता वाटर लेवल, ये दोनों मिलकर ताज को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां इसे रिपेयर करती है, कहीं सफाई होती है, कहीं प्लास्टर, कहीं कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं। सब जरूरी है, लेकिन जब तक यमुना नदी जिंदा नहीं होगी तब तक नींव सुरक्षित नहीं होगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1984। दिल्ली में एक वकील ने अकेले दम पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नाम था MC मेहता। न कोई संगठन, न कोई फंडिंग, बस एक यकीन कि ताजमहल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट के सामने रखी साइंटिफिक रिपोर्ट्स, तस्वीरें, आंकड़े। उन्होंने प्रूव किया कि आगरा की 292 फैक्ट्रियां किस तरह ताज को बर्बाद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी कीमत पर औद्योगिक मुनाफा नहीं चलेगा। कोर्ट ने आदेश दिया, TTZ यानी ताज ट्रेपीजियम जोन में सभी पोल्यूटिंग फैक्ट्री या तो कोयले की जगह नेचुरल गैस में आए या आगरा छोड़े। TTZ 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक जोन है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर सिर्फ ताज को बचाने के लिए बनाया गया था इस जोन को। कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई, कुछ ने गैस अपनाई, प्रदूषण थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेहता की लड़ाई आज भी जारी है। आज 2026 में भी आगरा की एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 149 WHO की तय सीमा से 5 गुना ज्यादा, क्योंकि TTZ के अंदर अभी भी कारखाने चल रहे हैं। NGT बार बार नोटिस भेजता है, जुर्माने लगते हैं। यूनेस्को ने वार्निंग दी है। आगरा का पोल्यूशन नहीं रुका तो ताजमहल को खतरे में विश्व धरोहर की लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर अगले 50 साल तक यही चलता रहा तो साइंटिस्ट कहते हैं ताज का संगमरमर ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, एसिड रेन और बढ़ेगी, नींव और कमजोर होगी। राजा ने एक अमर प्रेम की निशानी बनाई थी, हम उसे अपनी लापरवाही की निशानी में बदल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ताज बचेगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे बचाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।